सुप्रभात, नमस्कार सभी छात्रों और छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराएं या प्रवृत्तियां या मूल प्रवृत्तियां जिसे कह सकते हैं, उस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है। प्रकरण जो है आज हमारा टॉपिक के रूप में वो लिया गया है सामाजिक संगठन, अर्थात जिसमें परिवार सबसे छोटी इकाई मानी गई है समाज की। उसी से हम शुरुआत करेंगे सामाजिक संगठन को। सामाजिक संगठन जो है वो क्या है, उसमें किस प्रकार की संरचना है और उस संरचना का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम प्रस्तावना से, जिसमें विधिवत रूप से पढ़ेंगे कि भारतीय संस्कृति जो थी प्राचीन काल से चली आ रही है। इस संस्कृति के जो है मुख्य आधार, उसमें हमारा समाज में परिवार का महत्वपूर्ण आधार है। तो भारतीय संस्कृति जो है, इस संस्कृति के अनुसार भारतीय संस्कृति में मुख्य विशेषता की भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन अर्थात ये वो संगठन है जो समाज को एक ढांचा, एक नींव के रूप में मजबूत करता है। इसीलिए सामाजिक संगठन जब बनता है उसमें सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई, इसको छोटी इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है, तो वो है परिवार। क्या है? परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या मानी गई है? परिवार को माना गया है। इसलिए आज हम परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में उसकी मुख्य विशेषताओं में महत्वपूर्ण तथ्य जो था वो ये था कि उसका सामाजिक स्वरूप। उसका क्या था? सामाजिक स्वरूप। और सामाजिक स्वरूप जो देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? परिवार के अंदर। क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई है, सामाजिक स्वरूप जो देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? परिवार में। तो सामाजिक स्वरूप के आधार पर उसकी जो विशेषताएं देखते हैं, उसमें सामाजिक संगठन जो है वो भारतीय संस्कृति की अपने आप में महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये भी याद रहे कि विशेषताओं की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी हुई? सामाजिक संगठन। और सामाजिक संगठन में सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? परिवार। क्योंकि परिवार अपने आप में प्राचीन काल में संयुक्त परिवार प्रणाली के रूप में था, जिसको संयुक्त परिवार प्रथा भी कहते हैं। उसके आधार पर पूरा परिवार अपने आप में मिलकर सदस्यों के सहयोग से अपने जीवन का निर्वहन करता था। तो इसीलिए हमारा समाज जो है वो इसी से बना है, छोटी इकाई के परिवार से। अतः उसकी व्यापकता, उसकी विविधता और संगठन के आधार पर परिवार का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय समाज की इकाई के रूप में परिवार को संस्कारों का वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज में अलग अलग स्वरूप व्याख्या किया गया है। क्योंकि हमें अब सामाजिक स्वरूप को जानने के लिए परिवार को पढ़ना होगा, और परिवार को जानने के लिए उस समय के अनुसार कुछ चीजें महत्वपूर्ण थी जो अपने आप में विशेषता भी कहलाती है। इसमें पहला है वो था चार आश्रम। चार क्या थे? आश्रम। इन चार आश्रमों के आधार पर मानव के जीवन को 100 वर्ष मानकर चार भागों में बांटा गया था। तो आश्रम व्यवस्था कहते हैं इसे। तो प्रथम आश्रम व्यवस्था जो थी वो जीवन को आधार मानकर कितना? 100 वर्ष मानकर। कितना? 100 वर्ष। ये भी याद है आपको कि उसका टाइमिंग 100 वर्ष माना गया। उसमें 25-25 वर्ष के हिसाब से चार आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम, जो कि अंतिम और महत्वपूर्ण है। वही हमें मोक्ष प्राप्ति का साधन बताता है, इसलिए संन्यास आश्रम को महत्वपूर्ण माना गया है। उसी प्रकार दूसरी विशेषता जो देखने को मिलती है वो है चार पुरुषार्थ की। चार पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ जो है वो अपने आप में वो है जो प्रत्येक मानव को पढ़ने होते हैं। अर्थात मानव के लिए चार पुरुषार्थों की रचना की गई है, जिसमें इन चारों आश्रमों में रहकर ही पुरुषार्थों का निर्वहन किया जाता था। जिसमें सबसे पहला, जैसे उनकी बात करें तो धर्म, अर्थ, काम, काम भी कौन सा? निष्काम, और मोक्ष। क्योंकि मोक्ष की मैंने भी चर्चा की, तो मोक्ष जो प्राप्त होगा वो संन्यास आश्रम में होगा। तो इस प्रकार से चारों पुरुषार्थ जो है इन चार आश्रमों पर टिके हुए थे। इसीलिए आश्रम व्यवस्था उस समय समाज की महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन की इकाई के रूप में थी, जो कि वैदिक कालीन संस्कृति की देन है। क्योंकि वैदिक कालीन समाज जो था
वहीं से हमारे संस्कारों का आरंभ हुआ, वहीं से हमारे वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ और वहीं से हमारे आश्रम व्यवस्था और पोशाक का आरंभ हुआ। तो अपने आप में ये नींव है। हालांकि अगर हम आधार माने तो परिवार में दो प्रकार के परिवारों की प्रणाली पाई जाती है, जिसमें पितृसत्तात्मक परिवार भी होता है और मातृसत्तात्मक परिवार भी पाया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो देन मिली है उसमें मातृसत्तात्मक परिवार के रूप में था, क्योंकि सिंधु वासियों के पारिवारिक प्रथा में महिलाओं का उच्च स्थान था, आदर के साथ उनका सम्मान था, साथ ही साथ परिवार में माता के नाम के साथ बालक को जाना जाता था। इसी के आधार पर वहां पर मातृसत्तात्मक शासन जो मिला वो भारत के दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की देन के रूप में रहा। दूसरा, उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक शासन देखने को मिलता है, जो वैदिक कालीन संस्कृति की देन मानी जाती है। तो उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही सार्वभौमिक संस्था के रूप में परिवार रहा है। परिवार में संयुक्त प्रथा विशेष रूप से उल्लेख दे रही है, क्योंकि हम जब इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे उन विशेषताओं में परिवार की 8 विशेषताओं को उल्लेख करेंगे, उन 8 विशेषताओं के आधार पर परिवार को जानेंगे। साथ ही साथ भारतीय समाज में कर्तव्यों का निर्वहन करना और उनके लिए एक दूसरे को सम्मान देना, परिवार के कार्यों को पूर्ण करने में भी प्राचीन काल से वयोवृद्ध परिवार का जो मुखिया हुआ करता था उसको सम्मान दिया जाता था, उसको परिवार का मुखिया बनाया जाता था, जिसमें जैसे दादाजी है ना, वर्तमान समय के अनुसार पिताजी है, ये अपने आप में परिवार के मुखिया माने जाते हैं, जिसमें जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए परिवार में कई प्रकार की प्रणालियां काम में ली जाती हैं, जिनको उसकी विशेषताएं कहते हैं। तो ये था हमारा प्रस्तावना के रूप में परिवार को समझना। अब पढ़ेंगे नंबर 2 में परिवार का जन्म के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और विकास के आधार पर उसका अर्थ और स्वरूप देखेंगे कि किस प्रकार परिवार जो है वो जन्म से किस प्रकार उत्पन्न हुआ और उसके बाद उसकी उत्पत्ति किस रूप में हुई और विकास कैसे हुआ। तो देखिए, परिवार की सामाजिक व्यवस्था के रूप में जो स्थान है वो महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि सभी को परिवार महत्वपूर्ण माना जाता है सभी के लिए। भारतीय परिवार में कई रूप है, जिसमें सामाजिक संस्था के रूप में इसको शामिल किया गया है। अब परिवार की उत्पत्ति या उसके लिए संदर्भ में हम देखें तो परिभाषा को उल्लेख करेंगे कि परिवार की उत्पत्ति के लिए अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं व्याख्या की गई है, जिसमें भारतीय विद्वानों का, पाश्चात्य विद्वानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो वे कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जिसके आधार पर परिवार को जाना जा सकता है। परिभाषाओं की बात करें उससे पहले उत्पत्ति को देख लेते हैं कि परिवार शब्द जो बना है कहाँ से बना है। परिवार शब्द जो बना है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। कौन सी भाषा के शब्द से? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के शब्द से फैमिलिया शब्द से बना है। किससे बना है? फैमिलिया, FEMAILA। फैमिलिया शब्द जो है जिससे आज बनता है फैमिली, इससे क्या बनता है? फैमिली। और फैमिली को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं, इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। उसी को परिवार का हिंदी अर्थ में माना गया है। इसका जन्म जो हुआ है शब्द का वो अंग्रेजी भाषा का शब्द फैमिली से हुआ है, जिसका अर्थ रूपांतरण परिवार माना गया है। ये शब्द मिडिल इंग्लिश के शब्द फैमिली से बना है। मिडिल शब्द जो है अंग्रेजी का लैटिन भाषा का शब्द माना गया है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति और जन्म का दोनों का अर्थ इस रूप में जान सकते हैं कि परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं और ये लैटिन भाषा का शब्द फैमिलिया से बना है, जिसका अर्थ है परिवार, और इसमें इसको फैमिली के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो ये विशेष रूप से याद रहे। अब है परिभाषाएं। कौन कौन सी वो परिभाषाएं हैं जिसके आधार पर परिवार को व्याख्यात किया गया है, परिवार को परिभाषित किया गया है, जिसमें नंबर 1 पढ़ते हैं प्रसिद्ध विद्वान मैकाइवर और फेज के अनुसार। पहली परिभाषा किसकी है? मैकाइवर एवं फेज के अनुसार क्या कहा उन्होंने कहा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों का वह रूप है जिसमें जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। देखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। मैकाइवर और फेज की परिभाषा है परिवार के संदर्भ में कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों का वह रूप है जिसमें बच्चे के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। तो बच्चे के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है वो किसमें होती है? परिवार में। इसलिए परिवार अपने आप में एक महत्वपूर्ण समाज का अंग माना जाता है। तो पहली विशेषता हो गई। दूसरी है परिभाषा, उसमें परिभाषित आपके समाज की उस इकाई से लिया गया है जिसमें वंश वृद्धि तथा कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है। ये अज्ञात विद्वान के अनुसार है, लेकिन प्राचीन साहित्य में इसका विशेष उल्लेख मिलता है कि परिवार वह इकाई है जिसका तात्पर्य समाज में इस रूप में लिया गया है जो कि वंश वृद्धि और कर्तव्य के निर्वहन में महत्वपूर्ण सहायक तत्व के रूप में होती है। तीसरी परिभाषा जो है वो है ब्रिजेश और लॉक के अनुसार। लॉक के अनुसार क्या बताई गई है कि परिवार संस्था के रूप में है और एक प्रक्रिया है जो समाज की संरचना में युक्त है। परिवार क्या है? एक
ऐसी संस्था है जो एक प्रक्रिया के रूप में है और समाज को क्या करती है, संरचना में संगठित करती है। तो परिवार को संरचना के रूप में बनाने में परिवार का अमूल्य योगदान है, इसलिए परिवार को महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। चौथी परिभाषा जो है वह डॉक्टर मजुमदार के अनुसार, डॉक्टर मजुमदार जो कहते हैं परिवार के संदर्भ में क्या कहते हैं, वो मानते हैं कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे, वो कुछ परिभाषा है कि परिवार वह है जो कि उन व्यक्तियों का समूह जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और रक्त संबंधी सूत्रों में बंधे रहते हैं। तो ये परिभाषा बहुत अच्छी है, डॉक्टर मजुमदार की परिभाषा है। उन्होंने परिवार को इस रूप में उल्लेखित किया है कि परिवार वह व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे आपस में एक दूसरे से रक्त संबंधों के रूप में बंधा रहता है। उसे क्या कहा जा सकता है, उसे परिवार के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तो ये चार परिभाषाएं जो है वो परिवार को उल्लेखित करती है अर्थात उसके स्वरूप को व्याख्यात करती है। तो जन्म और उत्पत्ति हो चुकी है, परिभाषा हो चुकी है, अब उसका विकास पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, इसका विकास, कि परिवार का विकास कैसे कैसे हुआ, किस किस रूप में है। तो देखिए विकास की चर्चा करें तो परिवार समाज का वह लघु रूप है जो समाज परिवार के संदर्भ में अपने आप में विराट रूप भी लेता है, इसीलिए परिवार समाज की मूलभूत इकाई मानी जाती है। अर्थात परिवार को दोनों संदर्भों में माना गया है, लघु रूप में भी स्वीकार किया गया है और वृहद स्वरूप के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। मानव समाज का विकास प्राचीन काल से ही चला रहा है। अतः जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय परिवार स्थिर रूप में थे और वैदिक संस्कृति में परिवार व्यवस्थित रूप में रहे। ये दोनों अंतर देखे ध्यान से कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार कैसा था, स्थिर रूप में था, एक समूह में इकट्ठा होने लगा था। लेकिन व्यवस्थित जो आकार मिला वो कब मिला, वैदिक संस्कृति के आने के बाद, आर्यों के आने के बाद इस परिवार को वो स्वरूप मिला जो आज भी हमारे को एक 16 संस्कारों के रूप में जो देखने को मिलता है। क्योंकि 16 संस्कार किसकी देन है, ये वैदिक कालीन संस्कृति की देन है। तो इसीलिए वैदिक काल में परिवार का स्वरूप कैसा हो गया, व्यवस्थित हो गया। परिवार में विकास के कार्य करना शुरू हो गए, जिसमें वो आगे लंबे समय तक चलता रहा। जैन और बौद्ध धर्म के समय तक आते थे परिवार अपने आप में उसी व्यवस्था में थे जिस प्रकार सामाजिक संगठन के रूप में संयुक्त परिवार माने जाते थे। लेकिन आधुनिक समय में आते आते परिवारों में स्वरूप बदलने लगा और आज परिवार जो है पृथक पृथक रूपों से जाने जाते हैं, क्योंकि आज परिवार में बिखराव हो चुका है और उसके आधार पर परिवार को 2 या 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। जैसे सबसे पहला प्राचीन काल के अनुसार संयुक्त परिवार प्रणाली थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे परिवार मध्यकाल से आधुनिक काल में जब आया तब एकल परिवार के रूप में विखंडित हो गया और इस प्रकार से परिवार संयुक्त और एकल 2 भागों में बट गया। तो ये थी परिवार का विकास का स्वरूप। ये आज परिवार जो है कई भागों में बढ़ चुका है, एकल स्वरूप में आ चुका है, जिसे एकाकी परिवार भी कहते हैं, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। जबकि प्राचीन काल के परिवार में संयुक्त परिवार प्रथा थी और संयुक्त परिवार प्रथा में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता और पिता, चचेरे भाई बहन और बुआ आदि सभी मिलकर संयुक्त रूप से रहा करते थे। इसी परिवार की प्रथा को संयुक्त परिवार प्रथा के रूप में जाना जाता था। तो ये अपने आप में संयुक्त परिवार था। अब पढ़ेंगे भारतीय परिवार को। नंबर 4 पॉइंट हमारा आज का भारतीय परिवार या भारतीय परिवार जो है वो किस रूप में है। तो भारतीय परिवार में वैदिक कालीन संस्कृति के दौरान जो दिया गया है गुण वो विशिष्ट 3 भागों में देखने को मिलता है, जो उसके विशेषताओं के रूप में भी उल्लेखित है। तो भारतीय परिवार की पहली विशेषता देखें तो वह परिवार की विशेषता के रूप में तो ये 8 विशेषताएं आएंगी। भारतीय परिवार में क्या पाई जाती है, विशेषताएं पाई जाती है। तो विशेषताएं कितनी पाई गई है, 8। हम विधिवत रूप से 8 का अध्ययन करेंगे कि वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय परिवार में देखने को मिलती है। तो देखो शुरुआत में सबसे पहली विशेषता है संयुक्त परिवार प्रणाली या प्रथा। आपने प्रथा भी दी क्योंकि सदैव चली आ रही है, इसलिए इसको प्रथा का नाम भी दिया जाता है और प्रणाली को भी दी है, इसके आधार पर जीवन को जीने की कला काम में ली जाती है। तो यहाँ पर प्राचीन काल में संयुक्त रूप से आपस में मिलकर परिवार के सदस्य प्रेम से और स्नेह के साथ रहा करते थे, इसलिए इस परिवार प्रथा को या प्रणाली को क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली कहते हैं। याद रहे संयुक्त परिवार प्रणाली भारत की पहचान है, भारतीय परिवार की पहचान है जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। नंबर 2 दूसरी विशेषता रही है नारी का सम्मान अर्थात आदर। परिवार में स्त्री को देवी तुल्य माना गया है। वैदिक काल में वैदिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता निवसन्ते, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये भारतीय समाज की एक परंपरा रही है। उसी परंपरा को वैदिक कालीन समाज ने विधिवत रूप से निभाया है और वही संस्कार हमारे को आज भी वर्तमान समय में परिवार में देखने को मिलते हैं।
तो ये भारतीय परिवार की दूसरी विशेषता है कि नारी या स्त्री का सम्मान जो है विभिन्न रूप से पुरुष के समान बराबर है, उसको समान रूप से पुरुष के बराबर माना गया है, उसको बराबर दर्जा दिया गया है, जो प्राचीन काल में भी था। अब है नंबर तीसरा विशेषता के रूप में पॉइंट, वो है पारिवारिक प्रेम। आपस में परिवार के सदस्यों में स्नेह होता है, माता पिता का बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह होता है, प्रेम आपस में एक दूसरे के प्रति पाया जाता है, जिससे परिवार मिलजुल कर रहते हैं। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय परिवार की देखने को मिलती है। नंबर चौथी विशेषता है वो है धर्म का महत्व। परिवार में धर्म को जीवन जीने का एक आधार माना गया है। क्या माना गया है? जीवन जीने का एक रास्ता, पथ प्रदर्शक के रूप में धर्म को माना गया है। इस धर्म के पथ में चलकर मानव क्या करता है? अपने जीवन को निर्वहन करता है। इसलिए धर्म का परिवार में महत्वपूर्ण स्थान था। इसी के आधार पर जीवन को जीने की कला परिवार से सीखने को मिलती थी। तो यह था धर्म का महत्व। पांचवा है नियमों का बंधन। ये महत्वपूर्ण विशेषता है परिवार की कि परिवार में सभी के लिए नियम समान हुआ करते थे और उन्हीं नियमों के बंधनों में वो बंधकर परिवार में संयुक्त रूप से रहा करता था। इसलिए वो नियम परिवार को एक इकाई के रूप में बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो वो है नियमों का बंधन। छठा है अतिथि का सत्कार। ये हमारी परंपरा भी रही है, अतिथि देवो भव। तो ये हमारी वैदिककालीन संस्कृति की देन है कि वैदिककालीन संस्कृति में अतिथियों को भगवान के या उसके समान माना गया है, अतिथि देवतुल्य माने गए हैं। इसलिए अतिथि सत्कार के रूप में माना गया है कि हमारी परंपरा ये थी कि उसमें समाज में जो भी व्यक्ति समाज में रहते थे उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में उन्हें सम्मान दिया जाता था, तो जो अपने आप में परिवार की महत्वपूर्ण पहचान थी। सातवां है पारिवारिक संपत्ति और उत्तराधिकार। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि परिवार में जो रहते थे लोग उनकी संपत्ति जो आती थी तो सबकी संयुक्त संपत्ति मानी जाती थी, जिसको पारिवारिक संपत्ति कहा जाता था। और उसमें उत्तराधिकार का नियम भी था जो अपने आप में इस प्रकार था कि सभी संतानों को विशेष रूप से उत्तराधिकार के रूप में बड़े पुत्र को, उसके बाद उसके अन्य उत्तराधिकारियों को संपत्ति में हिस्सा दिया जाता था। तो ये था अपने आप में उत्तराधिकार का नियम जो आज विधिक रूप से लागू है, जो भारतीय परिवार का महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में मुख्य तत्व माना गया है। वो है पारिवारिक संपत्ति एवं उत्तराधिकार का नियम। ये उस समय भी था और आज भी है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे भारतीय परिवार की। और आठवीं अंतिम अन्य विशेषताएं आएगी। अन्य विशेषताओं में बहुत से ऐसे गुण हैं जो परिवार से ही बच्चों को सीखने को मिलते हैं, जिसमें अगर बात करें तो जैसे कौन कौन से गुणों की बात करें तो कौन कौन से बच्चों को सीखने को मिलते हैं परिवार से। गुणों की बात करें सबसे पहले क्षमा, दया, प्रेम, सहयोग, आदर एवं नैतिकता का जो गुण है, ये सारे गुण हमें कहां से मिलते हैं? परिवार से। तो ये सारे गुण जो है परिवार में अन्य विशेषताओं के रूप में है, जो विशेष रूप से परिवार की पहचान को इंगित करते हैं कि परिवार जो है वो अपने आप में बालक को बाल्यावस्था से ही, शिशु अवस्था से ही उसको वो गुण देता है तो बड़ा होने के बाद एक समाज में सभ्य नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। उसमें क्षमा, दया, प्रेम, सहयोग, आदर एवं नैतिकता के जो गुणों का पुट है वो कहाँ से मिलता है? उसको परिवार से मिलता है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण मोस्ट विशेषता बन जाती है परिवार की, कि परिवार अपने आप में मूलभूत वह इकाई है जो कि बालक को जीवन जीने की राह सिखाती है। क्योंकि परिवार में सभी मिलकर रहते हैं तो बच्चे को सभी के गुणों का कुछ न कुछ अंश मिलता है और उसी के आधार पर एक परिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में वो विकसित होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो उसका वो आसानी से सामना कर सके, अपने आप में मजबूत रहता है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ये सारी विशेषताएं हमें परिवार में ही देखने को मिलती है। तो हो गया कंप्लीट चौथा पॉइंट भारतीय परिवार और उसकी विशेषताएं, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे भारतीय परिवार के कार्य। भारतीय परिवार के जो कार्य है उसमें दो कार्यों का उल्लेख है कि भारतीय परिवार में रहने वाले व्यक्ति जो है दो प्रकार से कार्य का निर्वहन करते हैं। पहला नंबर 1 ये है 3 ऋण। परिवार में प्रत्येक सदस्य को 3 ऋण चुकाने होते हैं। ये 3 ऋण जो है कौन कौन से माने गए हैं? महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार में रहते समय भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक मानव को 3 ऋणों का भुगतान करना पड़ता है। इसमें सबसे पहला है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। 3 ऋण कौन कौन से हैं? पहला देव ऋण, देवताओं ने हमें इस पृथ्वी को जन्म दिया है तथा संसार का सुख दिया है, इसलिए हमें उनके प्रति क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। तो वो कहलाता देव ऋण। तथा देवताओं की स्तुति करते हुए उनको वंदन करना, उनको नमन करना, ये अपने आप में एक मानव का महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो परिवार से सीखने को मिलता है। तो पहला ऋण कौन सा हो गया? देव ऋण। पहला
देवऋण। और दूसरा ऋण कौन सा हो गया? ऋषि ऋण, क्योंकि ऋषि जो होते हैं पहले ऋषि थे और ऋषि क्या किया करते थे? शिष्य को शिक्षा दिया करते थे, इसलिए ये अपने आप में पूर्ण है। जो ऋषि के आश्रम में जाकर ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करते हुए शिक्षा का अर्जन किया जाता था, इसीलिए गुरु को दक्षिणा भी दी जाती थी। तो अपने आप को उसके प्रति दंडवत नमस्कार और चरण वंदन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस संसार में जीने की एक राह दिखाई है अर्थात जीवन जीने का एक सलीका दिया है। इसलिए दूसरा ऋण जो है वो ऋषि ऋण के रूप में माना गया है। समझ में आ गया? दूसरा ऋण ऋषि ऋण जो कि गुरु के प्रति व्यक्त किया जाता है। और तीसरा ऋण है वो पितृ ऋण, क्या कहते हैं इसको? पितृ ऋण। और पितृ ऋण जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? माता पिता के प्रति होता है, अर्थात वे माता पिता जिन्होंने हमें संसार में जन्म दिया, जीने का अधिकार दिया, इसीलिए वो हमारे लिए क्या है? अपने पूजनीय है। ईश्वर के बाद जिसको हमने देखा है, अर्थात ईश्वर को देखा नहीं लेकिन ईश्वर के बाद जो कोई है जिसको हमारा भला चाहता है वो है माता पिता। इसीलिए इसको अपने आप में पूर्ण करने के लिए पितृ ऋण के रूप में संतान उत्पन्न करते हुए ऋण की पूर्ति की जाती है। हाँ, ये भी है, जैसे देवऋण पूर्ति जब होती है, जब हम देवताओं की वंदना करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो देवताओं का ऋण अपने आप ही कर जाता है। दूसरा ऋषि ऋण जो करता है, जब हम ब्रह्मचार्य धर्म के दौरान गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा को देश समाज में अच्छे कार्य में लगाते हैं, तब ऋषि ऋण अपने आप में पूर्ण होता है। और पितृ ऋण जब पूर्ण होता है जब हम गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं और गृहस्थ आश्रम में रहकर विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति का कार्य करते हैं, तब हमारा पितृ ऋण अपने आप में पूर्ण होता है। इस प्रकार से तीनों ऋणों को हमें यहीं पर चुकाना होता है, जो अपने आप में कार्य के रूप में माना जाता है। ये तीनों कार्य हम संपादित करते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में करते हैं। सबसे पहले देव ऋण करते हैं, इसमें देवताओं का ऋण चुकाते हैं, दूसरा ऋषि का गुरु का, और तीसरा माता पिता का ऋण चुकाते हैं, जिसको पितृ ऋण कहते हैं। दूसरा कार्य है वो है पंच महायज्ञ। क्या माना गया है? पंच महायज्ञ। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। पंच महायज्ञ होते हैं जो प्रत्येक मानव को अपने जीवन काल के दौरान उनकी पालना करनी होती है और इनके अनुसार ही जीवन का निर्वहन करना होता है। तो जैसे पंच महायज्ञ में पहला है ब्रह्म यज्ञ। पहला कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ ये देवताओं में अर्थात ईश्वर को याद करते हुए उनके प्रति समर्पित होता है, इसलिए इसको ब्रह्मा का स्वरूप मानते हुए ब्रह्म यज्ञ माना गया है। पहला ब्रह्म यज्ञ जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और दूसरा है वो कौन सा है? देव यज्ञ। दूसरा कौन सा है? देव यज्ञ। देवताओं के प्रति यज्ञ करना, उसको देव यज्ञ माना गया है। देव यज्ञ, ठीक है। और तीसरा जो माना गया है भूत यज्ञ माना गया है। और चौथा है पितृ यज्ञ और पांचवा मनुष्य यज्ञ। तीसरा कौन सा है? भूत यज्ञ। तीसरा है भूत यज्ञ, चौथा है देव यज्ञ हो गया, भूत यज्ञ, और उसके बाद चौथा कौन सा है? अपने आप में महत्वपूर्ण जो पितृ यज्ञ के रूप में है। कौन सा है? पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ। और पांचवा है मानव यज्ञ। मानव धर्म के प्रति भी हमें क्या रहना चाहिए? करना चाहिए। इसलिए मानव यज्ञ में मानव के प्रति सेवा का भाव है वो यज्ञ के रूप में माना गया है। माता पिता के प्रति पितृ यज्ञ हो गया है, पितरों को तर्पण करना, वो इसमें आएगा पितृ यज्ञ में। भूत यज्ञ में वर्तमान और प्राचीन जो समय था उसके अनुसार भूत यज्ञ किया जाता है। देवी के देवताओं के लिए किया जाता है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मा को को साक्षात स्वरूप मानकर उसके प्रति यज्ञ किया जाता है। तो इस प्रकार से पांच यज्ञ जो है वो पंच महायज्ञ कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पंच महायज्ञ। ये अपने आप में महत्वपूर्ण दूसरा कार्य है जिसको पंच महायज्ञ की संज्ञा दी जाती है। याद रहे पंच महायज्ञ। और तीन ऋण जो है वो प्रत्येक परिवार के कार्य के रूप में शामिल माने गए हैं। तो परिवार के महत्वपूर्ण कार्य हो गए। तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम, इसमें प्रमुख 16 संस्कार। ये अपना अंतिम कार्य है परिवार का और आज का महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें 16 संस्कारों का विधिवत रूप से हम उल्लेख करेंगे, जिसका उल्लेख नीचे लिखा हुआ है। चार भागों में बटे हुए हैं 16 संस्कार। कौन कौन से हैं, फिर बाद में 16 संस्कारों का महत्व क्या है, पांचवा पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चौथे पॉइंट का तीसरा बिंदु देख रहे हैं, प्रमुख 16 संस्कार। 16 संस्कारों में ही मानव का जीवन पूरी तरह से समर्पित है। ये माना जाता है कि वैदिक कालीन समाज में मानव को जीने के लिए अपने आप को व्यवस्थित करते हुए 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। ये 16 संस्कार जो है वो कहाँ से बने हैं? हमारी संस्कृति के स्वरूप से बने हैं। संस्कार शब्द अपने आप में इसका प्रतीक है संस्कृति का। इसका प्रतीक है संस्कृति का। और संस्कृति से ही संस्कार और संस्कार से ही परिवार बना है। अर्थात परिवार जो है अपने आप में इन्हीं का एक गुण है। परिवार में संस्कृति के गुण जो पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? संस्कार के रूप में। और संस्कार कितने पाए जाते हैं? 16। कितने संस्कार है? 16। प्रत्येक भारतीय परिवार में, प्रत्येक सदस्य में परिवार में रहने के दौरान इन सभी 16 संस्कारों से गुजरकर अपने जीवन का निर्वहन करना होता है। क्योंकि जीवन 100 वर्ष का माना गया है। उस 100 वर्ष में इस आसन व्यवस्था और इन 4 पुरुषार्थों को ध्यान में रखते हुए इन पुरुषार्थों के साथ
इन 16 संस्कारों को निर्वहन करते हैं। तो 4 और 4 ये और 16 संस्कार मिलकर फिर जीवन का सफल स्वरूप बनता है। याद रहे 16 संस्कार जो है वो हम कब पूर्ण करते हैं, जब विधिवत रूप से जन्म नहीं लेता बच्चा, उससे पहले ही संस्कारों का उदय हो जाता है। क्योंकि 3 या 4 संस्कार तो ऐसे हैं जो बालक के जन्म के लेने से पूर्व ही आरंभ हो जाते हैं, और लास्ट का एक संस्कार ऐसा है जो मृत्यु के बाद किया जाता है। तो इस प्रकार से मानव के जीवन को 100 वर्ष मानने के बाद भी ये संस्कार लंबे समय तक चलते हैं, जो जन्म के पूर्व आरंभ हो जाते हैं अर्थात मृत्यु के बाद तक चलते रहते हैं। तो इन 16 संस्कारों का हम परिचय लेंगे कि वे कौन कौन से संस्कार है और कैसे कैसे इनको पूर्ण करते हैं। तो नंबर 1 पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। क्योंकि संस्कार वह क्रिया है जिसके करने से कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए योग्य हो जाता है। अतः संस्कार सामाजिक और धार्मिक क्रियाओं और विधियों के रूप में सम्मिलित रूप से किए जाते थे। अतः मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इन संस्कारों का महत्वपूर्ण रूप से पूर्ण होना आवश्यक था। अतः हमारे धर्मशास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि 16 संस्कार हमारे जीवन के मूल आधार थे, जिनके आधार पर इन संस्कारों को हम पूर्ण करते हुए जीवन को सफल बनाते थे। तो पहला संस्कार जो था हमारा वो था गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार को मैं मौखिक रूप से उल्लेख करूंगा कि गर्भाधान संस्कार में क्या क्रिया होती थी। गर्भाधान संस्कार वह संस्कार था जो प्रथम संस्कार माना जाता है। इसके अंदर दंपति के द्वारा धार्मिक कार्य करते हुए काल और समय परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को परिस्थिति के अनुसार डालते हुए होने वाले संतान के लिए कामना की जाती थी। अर्थात ये गर्भाधान संस्कार है, जब गर्भ में बालक जन्म लेगा उस समय गर्भाधान की क्रिया होगी, उसके दौरान इस संस्कार को पूर्ण किया जाता था। दूसरा संस्कार है कुसुम संस्कार। कुसुम संस्कार जो था वो गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र के रूप में देने के लिए ईश्वर के प्रति या देवताओं के प्रति स्तुति की जाती थी। दूसरे कुसुम संस्कार में क्या की थी? देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी स्तुति की जाती थी, उनकी वंदना की जाती थी। तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार वह संस्कार था जिसमें गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए क्या करते थे? कई प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। सीमांतोन्नयन संस्कार माना जाता है जिसको अमंगलकारी शक्तियां कहते हैं, उनसे बचाने के लिए स्त्री को क्या करते थे? कई मंत्रों का उच्चारण करते थे, उसको सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं। चौथा है जातक्रम संस्कार। चौथा कौन सा है? जातक्रम। जातक्रम संस्कार है ये संस्कार पुत्र उत्पन्न होते ही तुरंत कर देना चाहिए होता था। इस अवसर पर पिता बालक पर 3 बार श्वास छोड़ता है और सोने के बर्तन और चांदी की चम्मच से पहली बार उसको मुंह में शहद या दही उसकी जीभ पर रखता है। तो ये था अपने आप में जातक्रम संस्कार, जिसमें बालक के जन्म लेते ही शुरुआत में उसको क्या करते हैं? सोने के बर्तन या चांदी की चम्मच से उसको जीभ पर ओम लिखकर उसको क्या करते हैं? उसके जीवन की शुरुआत करते हैं। तो यह है जातक्रम संस्कार। पांचवा है नामकरण संस्कार। ये भी एक महत्वपूर्ण है नामकरण संस्कार, जिसमें जन्म के 10वें दिन या 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता था, जिसमें बालक का नाम रखा जाता था और गृह शुद्धि के लिए हवन वगैरह किया जाता था, भोजन का आयोजन किया जाता था। तो हवन और भोजन का आयोजन और बच्चे का नाम करने का संस्कार जो है वो क्या माना जाता है? नामकरण संस्कार। तो ये 16 संस्कारों में 5वां संस्कार और महत्वपूर्ण है। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बच्चे को पहली बार जन्म के बाद 4थे मास में घर से बाहर निकाला जाता है और दिन में सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। अर्थात इस क्रिया को निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। समझा? अगर निष्क्रमण संस्कार कौन सा है? जिसमें पहली बार बच्चे को 4 महीने का होने के बाद में दिन में सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं, और इस प्रकार का ये घर से बाहर निकालने का संस्कार निष्क्रमण संस्कार के रूप में माना गया है। उसके बाद अगला है 7वां अन्नप्रसान संस्कार। ये आज भी होता है छोटे बच्चे के लिए, पहली बार उसको अन्न खिलाना अन्नप्रसान संस्कार कहते हैं। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसे पहली बार आहार के रूप में कुछ देने के लिए दूध, दही या घी से मिश्रित भोजन उसको दिया जाता है। तो अन्नप्रसान संस्कार जो है आज भी आंगनबाड़ी में होता है। विशेष रूप से छोटे बच्चों को उनको इस प्रकार कराया जाता है कि जब बच्चा छोटा है उसको पहली बार 6 महीने का होने के बाद में दूध, दही या घी से उसको भोजन के रूप में उसको कुछ खाने को देना। क्योंकि 6 माह तक बच्चा जो है अपनी माता का दूध पीता है, तत्पश्चात वो भोजन की ओर करता है, तब ये अन्नप्रसान संस्कार पूर्ण करता है। 8वां है संस्कार चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार से तात्पर्य ये है कि इसमें बालक के केस काटे जाते हैं, केश चरण जिसे कहते हैं। साथ ही इसमें शिशु के सिर को पहली बार बाल उगवाए जाते हैं और चोटी रखी जाती है, और ये सामान्यतः शिशु के जन्म के पहले वर्ष या तीसरे वर्ष में किया जाता है।
चूड़ाकरण संस्कार जो है उसमें चूड़ा से यहाँ तक अपनी चोटी से है कि बालक के पहली बार सिर का मुंडन करवाया जाता है और मुंडन करवाकर उसके बालों को काट दिया जाता है, काट केशवचंदन किया जाता है और पहले वर्ष या तीसरे वर्ष में संस्कार किया जाता है। जन्म के पहले वर्ष या तो या फिर तीसरे वर्ष में संस्कार को पूर्ण करते हैं, इसको चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। 9वां संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन संस्कार में क्या किया जाता है? इस संस्कार में शिशु के कान भेदे जाते हैं। तीसरे और 5वें वर्ष में ये कार्य संपादित किया जाता है। जब बच्चा 3 साल का है, 5 साल का है, बच्चा व बच्ची बालिका हो, उनकी कर्ण छेदन का कार्य है, भेदन का कार्य है, वो इसी संस्कार में किया जाता है। 10वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। यहाँ से वो शिक्षा आरंभ होती है जो गुरु के पास जाकर वो 25 वर्ष तक, यानी ये क्रियाएं 2 संस्कार जो थे वो 1 साल से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे के थे। 0 से बोलते हैं आप, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक जो संस्कार है वो कितने हैं? 9 संस्कार है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के जो संस्कार है वो कितने माने गए हैं? 9 संस्कार माने गए हैं 5 वर्ष तक। और उसके बाद 5 से लेकर 25 वर्ष तक जब वो विद्यार्थी रहेगा, गुरु के आश्रम में रहेगा, उसमें मुख्यतः ये 4 संस्कार रहेंगे, 14 तक के संस्कार उसमें रहेंगे, यानी कि 10, 11, 12, 13 और 14 ये 5 संस्कार जो होंगे वो गुरु के पास जाने के बाद वहाँ आश्रम में रहते हुए पूर्ण करेगा। जैसे विद्या आरंभ संस्कार ये 10वां संस्कार है, वो इस संस्कार के अंदर क्या होता है? इसमें शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। बालक को स्नान करवा के देवताओं की स्तुति करते हुए गुरु के सामने बिठाकर उसको अक्षर ज्ञान के लिए तैयार किया जाता है, वो है विद्या आरंभ संस्कार। यहाँ से उसको शिक्षा अर्जन करने का कार्य आरंभ होता है। 10वां संस्कार हो गया। 11वें संस्कार का उपनयन संस्कार है। ये हिंदू समाज में महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। 11वां मोस्ट लगा दीजिएगा क्योंकि इसमें उपनयन संस्कार किस रूप में है? उपनयन संस्कार में 16 संस्कारों में संस्कार काफी महत्वपूर्ण है। उप का अर्थ समीप और नयन का अर्थ ले जाना। उप का अर्थ क्या है? समीप, इसका सन्निवेशन करते हैं तो उपनयन, उपनयन का मतलब, उप का मतलब समीप और नयन का मतलब है ले जाना। तो उप का मतलब समीप, किसके समीप ले जाना? समीप ले जाना अर्थात गुरु के समीप ले जाना। यहाँ पर किसके संदर्भ में कहा गया है? ये गुरु के संदर्भ में। गुरु के आश्रम में जाएगा और वहां जाकर वो क्या करेगा? ज्ञान लेगा। गुरु के पास बैठकर जो शिक्षा अर्जन करेगा वो संस्कार अपने आप में क्या माना जाएगा? उपनयन संस्कार माना जाएगा। तो ये बालकों में वैदिक कालीन समाज के समय से ही चला आ रहा है, जो भारतीय परंपरा रही है भारतीय परिवार की, उपनयन संस्कार के रूप में 16 संस्कार में महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। 12वां है वेदा आरंभ। वेदों की शिक्षा उसमें महत्वपूर्ण दी जाती थी, इसलिए संस्कार को वेदा आरंभ संस्कार कहते हैं। अर्थात विद्या के रूप में वेदों का ज्ञान देना। वेद कितने थे? 4। ऋग्वेद सबसे प्राचीन था, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। इस प्रकार से वेदों की विद्या जो दी जाती थी संस्कृत में, उसमें वो वेदा आरंभ के रूप में मानी जाती है। इस संस्कार में विद्या अध्ययन किया जाता था और बालक को वेदों के पठन और पाठन दोनों के अधिकार दिए जाते थे। इसको वैदिक संस्कार के रूप में क्या नाम दिया गया है? विद्या आरंभ संस्कार नाम दिया गया है। ये था 12वां संस्कार जो अपने आप में महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं नंबर 13वें टिप्पणी, केशांतिया गोदान। केशांतिया गोदान का अर्थ यहाँ पर है केशांत बालों को देना या गोदान। इसके अंदर क्या होता था कि ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते थे और आचार्य को गाय जो है वो दान में देनी होती थी। गोदान, तभी तो गोदान लिखा है। गाय उनको दान में दी जाती थी और वह बाल कटवाकर वहां पर केशों का केशांत केस कटवाकर शिक्षा अर्जन करता था। इसलिए केस कटवाने के साथ साथ गुरु को इस लक्ष्य में क्या देता था? ज्ञान प्राप्त करने के लिए गोदान, गाय दान में दी जाती थी। तो ये था 13वां संस्कार केशांत या गोदान संस्कार, जिसमें गुरु को गाय दान में दी जाती थी। 14वां संस्कार है समावर्तन, जिसमें ब्रह्मचार्य धर्म का आरंभ उपनयन संस्कार से होता है। उसी प्रकार उसकी समाप्ति जो थी वो आचार्य या गुरु को दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस संस्कार को काम में लिया गया है। तो यह है समावर्तन। मैंने बताया था कि 10 से लेकर 14 तक के संस्कार ब्रह्मचार्य आश्रम के दौरान गुरु के पास रहते हुए होंगे। इसलिए समावर्तन में उसी के समान जिस प्रकार उपनयन संस्कार में क्या करता था वो विद्या आरंभ होता था तो गुरु के आश्रम जाता था। उसी प्रकार यहाँ पर गुरु के आश्रम से वापस अपना लौट रहा है 25 से 50 अर्थात गृहस्थ आश्रम में जब लौट रहा है, गृहस्थ आश्रम में उस समय के दौरान उसे क्या करना पड़ता? इसमें समावर्तन संस्कार को पूर्ण करना होता था। अगला है 15वां, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है कि विवाह संस्कार है ये, और ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख उस अधिकार में देखने को मिलता है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण थे। कितने? 4 महत्वपूर्ण विवाह है और 4 जो है वो उनके साथ जुड़े हुए जिनको अनछूत माना गया है। इस प्रकार से
15वां संस्कार विवाह संस्कार के रूप में आज भी भारतीय समाज में विवाह संस्कार को महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए विवाह संस्कार को पढ़ेंगे हम अलग अलग रूपों में। विवाह संस्कार जो है भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जो गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष की आयु जैसे ही समाप्त होने का संस्कार पूर्ण होता है, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम में जब चला जाता है व्यक्ति, तब उसको ये संस्कार पूरा करना होता है। और उसी संस्कार के साथ विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार से हैं, जिसमें कौन कौन से विवाह की प्रणालियां उसमें समाज में सम्मानजनक मानी गई थी। 4 प्रकार की विवाह की प्रणालियों को समाज में सम्मानजनक माना गया है, जबकि 4 प्रणालियों को समाज में बिल्कुल निम्न रूप से माना गया है। पहली है विवाह का ब्रह्म विवाह। विवाह का पहला शब्द कौन सा है? ब्रह्म विवाह, जिसमें देवताओं के तुल्य माना गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत कन्या का विवाह का उत्तरदायित्व उसके पिता का होता था, और पिता जो है अभिभावक के रूप में कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश करते हुए विधि विधान के साथ उसका विवाह संपन्न करता था। तो ये विवाह अपने आप में कौन सा माना गया है? ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह है देव विवाह। इस विवाह के अंदर पुरोहित के गुणों जैसा कोई योग्य व्यक्ति ढूंढकर पिता जो है अपनी पुत्री का विवाह, कन्या का विवाह देवतुल्य व्यक्ति के साथ किया करता था, इसीलिए इसको देव विवाह की श्रेणी में रखा गया। ये भी अपने आप में समाज में महत्वपूर्ण विवाह था, जिसको देव विवाह की संज्ञा दी गई है। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, और तीसरा जो था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या है? इस विवाह में कन्या का पिता वर के पक्ष से एक गाय और एक बैल का जोड़ा लेकर अपनी कन्या को विवाह के बंधन में बांधता था, इसलिए इस क्रिया को क्रय विक्रय के रूप में भी माना जाता है, जो अपने आप में विवाह की श्रेणी में शामिल था। तो ये था आर्ष विवाह, तीसरे नंबर का विवाह। और नंबर 4 जो था, 4 नंबर का विवाह, वो था प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य का मतलब ये प्रजा के पत्ते अर्थात प्रजा में सामान्य रूप से होने वाला विवाह माना गया है। इस विवाह की प्रणाली में ब्रह्म विवाह के समान ही कन्या के पिता कन्या का विवाह पूजा और विधि विधान के आधार पर करते हुए दान करते हैं, और ग्रस्त जीवन में जीने का आशीर्वाद देते हैं, और धर्म का आचरण करने पर बल देते हैं। तो ये विवाह जो है अपने आप में प्रजापत्य विवाह के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से 4 विवाह जो है वो समाज में स्वीकार्य है और विशेष योग्य है, जो विशेष उल्लेखनीय रूप से उल्लेखित है, जिसमें पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा प्रजापत्य विवाह। अब बात करते हैं 5वें विवाह की। यह है अपने आप में उसमें स्वीकार नहीं था, लेकिन कई कई जगह देखने को मिलता था, जिसका नाम है गंधर्व विवाह, जिसे आज प्रेम विवाह भी कहते हैं। तो आज के युग के अनुसार इसे प्रेम विवाह कहा जाता है, जिसमें लड़का और लड़की में विवाह के पूरी प्रेम संबंध होता था, और ये अपने आप में पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार देते हैं, जिसमें माता पिता की सहमति का कोई महत्व नहीं था। तो ये कहलाता था गंधर्व विवाह। तो 5वां कौन सा हो गया? गंधर्व। छठा है असुर विवाह। इस विवाह के अंदर क्रय विक्रय का कार्य होता था, और इसमें पिता विवाह से पूर्व वर पक्ष से अपनी कन्या का मुंह मांगा मूल्य लेता था, अर्थात वो चुकाता भी था। इस प्रकार का विवाह समाज में बहुत कम देखने को मिलता था। 7वां विवाह है राक्षस विवाह। ये और भी निकृष्ट श्रेणी आ गई विवाह की। इसमें कन्या की इच्छा के विरुद्ध पिता या अपने संबंधियों के द्वारा उन्हें पराजित करके कन्या को अपहरण करके ले जाना और उसके साथ विवाह करना अपने आप में राक्षस विवाह की श्रेणी के रूप में माना गया है, अर्थात इसको जबरन विवाह भी कहते हैं। और 8वां अंतिम है वो है 50 विवाह। 50 का मतलब इसमें इच्छा के विरुद्ध ये विवाह होता था, जिसमें अपने आप में महत्वपूर्ण 8वीं और निम्न कोटि की विवाह की प्रणाली है, जिसमें सोई हुई बालिका को या बेहोश बालिका को या पागल कन्या के साथ जबरन विवाह करने की घटना इसके रूप में शामिल की जाती थी। तो ये था 50 विवाह। तो ये 4 विवाह जो माने गए नीचे के, ये अपने आप में समाज में निंदनीय माने गए हैं, और उनको स्वीकार भी नहीं किया गया है कि यदा कई जगह होते थे, जिसमें असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह और 50 विवाह, ये 4 प्रकार के विवाह इसमें शामिल है। उसी के साथ समाज में विवाह के निषेध अर्थात इसको बोल सकते हैं तलाक की जो प्रथाएं थी, ये भी नहीं थी, लेकिन ये विदेशी प्रथा के देन के रूप में माना गया है कि जन्म जन्मांतर का संबंध होने के कारण विवाह में किसी प्रकार का विच्छेद नहीं होता था। लेकिन कई जगह उल्लेख मिलता है कि विवाह, विच्छेद और तलाक जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती थी, जो अपने आप में अनुचित थी और समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं थी। तो इस प्रकार से एक प्रथा और थी समाज में जो विवाह के दौरान देखने को मिलती थी, और वो थी नियोग प्रथा, जिसको नाता प्रथा भी कहते हैं। ये उसमें निम्न जाति के समाज में थी, इसको नाता प्रथा के रूप में माना जाता था कि पति की मृत्यु के बाद उसका दूसरी के साथ संबंध करना, नाता करना अपने आप में क्या माना जाता था? नियोग प्रथा माना जाता था। उसके बाद अंतिम और 16वां संस्कार की चर्चा करेंगे,
वो है अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसमें मरने के बाद ये संस्कार कौन होता है। जैसे जन्म से पहले 3 संस्कार हो गए, गर्भाधान, पुष्पस्नान, सीमांतोदय, ये तीनों संस्कार जन्म से पहले के थे। और यहाँ ये चौथा संस्कार जो है अपने आप ही मरने के बाद। जैसे मैंने कहा था आपको कि 16 में से 4 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद के हैं। तो इसमें अंत्योदय संस्कार में ये होता है कि व्यक्ति के मरने के बाद में उसकी अंत्येष्टि की जाती है और उसमें मृतक शरीर को क्या करते हैं, स्नान आदि करवाकर उसकी चिता जो है वो तैयार की जाती है और उसको कुछ दिनों बाद उसके शरीर का क्या करते हैं, नदी या सरोवर में विसर्जन किया जाता है और कुछ महीने बाद उसको श्राद्ध पक्ष के रूप में शामिल कर पितरों में शामिल कर लिया जाता है, अर्थात उसको देवता के तुल्य मान लिया जाता है। उसको श्राद्ध करते हैं, उसके पितरों के रूप में उसको शामिल करते हैं। ये विधि किसमें काम में जाती है, अंत्योष्टि संस्कार में। क्योंकि अंत्योष्टि करने के तरीके भी अलग समाज के अनुसार अलग थे। हिंदू धर्म के अनुसार उसको चिता के रूप में जलाना और जलाने के बाद उसकी बची हुई हड्डियों को क्या करना, पवित्र जगह पर ले जाकर उसको प्रवाह करना, अर्थात नदी में या सरोवर में उसको बहा देना और बाद में उसको क्या करना, उसका संस्कार के रूप में उसका श्राद्ध करते हुए उसको पितृ के रूप में उसको शामिल कर लेना। तो ये था भारतीय समाज के स्वरूप में 16 संस्कारों का चयन और 16 संस्कार इस रूप में उल्लेखित है। तो आज के लिए इतना ही है। कल पढ़ेंगे हम आगे परिवार की स्व प्रणाली और उसकी विशेषताएं। आज हमने इसमें 5 पद पढ़े हैं, जिसमें पहला प्रस्तावना, दूसरा परिवार, उसमें जन्म, उत्पत्ति और विकास, तीसरा परिवार की परिभाषाएं, चौथा परिवार, भारतीय परिवार के कार्य, 3 महत्वपूर्ण कार्य, विशेषता, कार्य और संस्कार के रूप में रहे और संस्कारों का महत्व इस रूप में कि संस्कार आज भी मानव को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जिसके आधार पर मानव समाज में एक सभ्य मानव के रूप में जीवन को जीना सीखता है। तो ये प्राचीन काल से वैदिक काल से मनुष्य को सीखने को मिली है।